हमारे यहाँ। हाँ राहुल जी, यदि आपको आवाज पहुंच रही हो तो जी, तो हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यदि आप अपनी सफाई या अपना पक्ष रखने का प्रयास करें या रखें तो बात फिर आगे बढ़े और फिर अन्य पैनलिस्ट के पास हम पहुंचे। जी राहुल जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से अपने द्वारा किए गए मैनिफेस्टो में जो वादे थे उसको एक-एक कर वो अपने कार्य को अंजाम देते रही है। चाहे वो राम मंदिर के एजेंडे की बात कर ले या 370 की बात कर ले या देश को सशक्त या आत्मनिर्भर बनाने की बात कर ले, उसमें हम हर वक्त अपने लोगों को जागरूकता के तहत उनके अंदर जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं। देखिए, 2014 के पहले अगर सरकार जो थी उसके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगे थे और 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर हुए, यानी कि जो बड़े-बड़े फैसले जो लिए जा सकते थे वो लेने चाहिए थे, जिसको उन्होंने नहीं लिया एक राजनीतिक सट्टेबाजी के तहत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई तब से बड़े-बड़े फैसले लिए, देश को सशक्त विकास कैसे होगा उस पे बात की गई, अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें पायदान पे कैसे आएगी इसके बारे में चर्चा की गई, कोरोना के समय में किस तरह से विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, इस पे कैसे हम कंट्रोल करते और कैसे आगे लेकर जाते इसके ऊपर चर्चा की गई। हाँ, ये निश्चय ही है कि राम मंदिर के जो एजेंडे की बात की जाती है तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि राम हमारे एजेंडा में जरूर थे और राम को हमने घर नहीं दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने बस उनके जमीन के फैसले को दिए थे और फैसले के निर्धारित करने के बाद जो उचित हुआ उसको उस पे कार्रवाई की गई, उसको कार्य को संपन्न किया गया। देखिए, जब मोदी जी 2009 की अगर हम बात कर ले तो जब 2009 में बीजेपी जब चुनाव में गई थी तो उस समय बीजेपी को लगभग 7.90 करोड़ वोट मिले थे। लेकिन जब मोदी जी को 2014 में पीएम मटेरियल बनाया गया बीजेपी के तरफ से तो उस समय बीजेपी को 17.20 करोड़ वोट मिले थे और 2019 में 5 करोड़ 70 लाख वोट बढ़ गए, यानी कि 22 करोड़ के आसपास उनकी शक्ति है वोट को दिला पाने की। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 2014 में जो 127 सीटों पे 20% का फायदा हुआ था और 104 सीटें जीती गई थी और वही 2009 में वहां 5 सीटें जीती गई थी। तो ये उत्पन्न होता है कि मोदी जी ने आज तक जो भी बातें कही और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, खास करके चाहे वो किसानों को लेकर बात की गई हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर की गई हो या फिर देश के युवाओं को कैसे हम समृद्ध और सशक्त बना सकते हैं इसके ऊपर की गई हो या फिर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की गई हो या फिर इंटरनेशनल लेवल की बात की गई हो, हम सबके साथ आज कंधे से कंधे मिलाकर आगे निकल के खड़े हैं। चाहे दुबई में अगर आप बात कर लीजिए, आज जो राम जी का जो मंदिर वहां बना है, दुबई अभी थोड़ी देर पहले की खबर है, वहां के नाम को बदला जा रहा है, हिंद कुछ करके नाम रखा जा रहा है, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये सब कल्पना है। सवाल यहाँ ये उठता है जो आपने कहा कि क्या राम से रोटी की तुलना कर सकते हैं क्या? राम हमारे आस्था की विषय है, ये हमारे सबसे ऊपर पायदान पर रहेंगे और जहां तक रोटी देने की संभावना है तो मैं यही कहूंगा कि हमारे देश अब बदल रहा है और बढ़ रहा है। यूनिकॉर्न्स की अगर बात कर ले तो आज हमारे देश में लगभग 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स है और एक यूनिकॉर्न 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से बनता है, यानी कि हम बने हैं। 2014 में लगभग 2014 के पहले 3 थे, आज लगभग 100 के आसपास हैं। इसका मतलब हमारे अंदर बढ़त है। जहां तक सरकारी नौकरी देने का सवाल उठता है तो सरकारी नौकरी खुद मोदी जी ने ही 1-1 लाख एक साल में दिया है। केंद्र में लोगों को नौकरियां दी गई हैं। यहाँ हमने स्वरोजगार को बढ़ावा दिया कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार को खड़ा किया जाए और रोजगार खड़ा कर कैसे हम अपने लोगों को आत्मविश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा की गई। जो लोग आज राम को ये बताते हैं कि बीजेपी राम जी का मैंडेट लेना चाहती है, तो उनको राजनीति करने से किसने रोका? उनको किसने रोका था राजनीति करने से? उनको करना चाहिए था, उनके पास तो 55 साल का वक्त था। 2014 की अगर हम बात कर ले, माफ कीजिएगा 2014 नहीं, जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार 2012 में आई थी तो उस समय जब एक कोर्ट का फैसला आया था कि अनुवाद कर देने की बात की गई थी कि जो दस्तावेज है उसको हिंदी में अनुवाद करके देने की बात की गई थी, तो उस समय की तत्काल सरकार को 5 वर्ष लग गए, फिर भी नहीं हो पाया। और जब से योगी जी आए तो मात्र 6 महीने से 1 साल के अंदर उन्होंने दस्तावेज का अनुवाद हिंदी में कर दे दिया।
तो उनको मौका मिला था, उन्हें अपने अवसर को गवा दिया, और हमने कहा था कि हम लेकर आएंगे और उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, हमने किया। जहां तक देश की अर्थव्यवस्था में राम जी की मंदिर का सवाल है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो चंदा मिलते हैं और जो वहां पे आसपास के लोकेलिटी के जो डेवलपमेंट होता है, उससे भी रोजगार जुड़ा होता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हमारे सनातन धर्म का, मैं सनातन धर्म की बात करता हूं, जीडीपी में लगभग आधे की हिस्सेदारी होती है। तो निश्चित रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है कि रोजगार भी बढ़ रही है और हम निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। राहुल जी, बहुत सारे डाटा हैं, एक एक करके। राहुल जी, मुझे जी राहुल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद में आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा ही होगा, लोगों को रोजगार भी मिला है और इस तरह से विकास के भी अवसर बढ़े हैं। तो क्या पूरे हिंदुस्तान में फिर एक-एक मंदिर बना दिया जाए, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास की नदियां बहेंगी, फिर क्या परेशानी है फिर? देखिए, ये निश्चय ही बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ये हमने सनातन धर्म की आस्था को स्थापित किया है। बड़े-बड़े मंदिरों में जहां आस्था है, उसको हमने स्थापित करने का काम किया है, और मंदिर से वहां के आसपास के क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, और रोजगार उत्पन्न करने से, यानी कि जो मुद्रा योजना की बात कर लीजिए आप, या फिर स्टार्टअप की हम बात कर लें, इसके तहत जिन लोगों को व्यवसाय के रूप में तैयार किया गया है बिजनेस करने के लिए, खास करके उनके द्वारा सबसे ज्यादा संभावनाओं या अपने आप को एक्सप्लोर करने की बात की जा सकती है। देखिए, मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता देना चाहता हूं कि मुद्रा योजना में खास करके जो महिला वर्ग है, उनके लिए सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था करके उनको रोजगार उत्पन्न कराने की बात की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात कर ले, श्रम शक्ति की, तो उनकी भागीदारी 17-18 की बात करते हैं हम। 17-18 जब मोदी जी की सरकार थी, उस समय की बात करते हैं, तो उस समय लगभग 47% भागीदारी थी श्रम शक्ति गांव की। राहुल जी, हम दूसरी बात कर रहे हैं। हम जब हम रोजगार की बात करते हैं, जब हम नौकरियों की बात करते हैं, तो मेरे ज़हन में बात ये आता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरियां। सरकार, यदि हम ये भी जानते हैं कि जैसे एक एटीएम आने के बाद में एक खजांची की नौकरी वो खा गया, फॉर्म भरने वाले की नौकरी खा गया, एक एटीएम जब लगाया गया जिस वक्त में, उस समय कम से कम 5-7 लोगों की नौकरियां वो खा गया। तो ज्यों-ज्यों तकनीकी का विकास होता है, हम जानते हैं कि आदमी की जरूरत कम पड़ती है और उससे ज्यादा रिफाइन कम वक्त में वो ज्यादा बेहतर हमें रिजल्ट देता है। तो उस समय रोजगार की कमी होगी, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के पास जितनी सीटें खाली पड़ी है, हम उसके बारे में यदि बात करें, तो सबसे ज्यादा रेलवे में तकरीबन 2 लाख 80-82 हजार के आसपास में, या 3 लाख के आसपास में, कहने के आसपास में नौकरियां वहां पर रेलवे में खाली पड़ी है। सेनाओं में भर्तियां अभी खाली पड़ी है। आपने अग्निवीर की योजनाएं